जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के इतिहास के पन्नों में ना जाने कितने वीर हुए हैं जिन्हें उनका उचित स्थान कभी नहीं मिला। पर चाहे वो हाल में आई मूवी आरआर हो या फिर जब 4 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में आवरण किया 30 फुट की बेहद आकर्षक मूर्ति का, तब ये दोनों घटना हमें याद दिलाती है हमारे देश के बहुत बड़े नायक की, अलूरी सीतारामा राजू। अब शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलूरी को नहीं जानते, पर दोष हमारा नहीं बल्कि धन्यवाद हमारी एनसीईआरटी की पुरानी किताबों का, जिसके कारण ऐसे एक देश के कितने नायकों को सिर्फ एक क्षेत्र विशेष या फिर राज्य विशेष तक ही सीमित रखा गया हमेशा। आरआर कोई पहली मूवी नहीं थी जिसमें अलूरी को दर्शाया गया या फिर उनके जीवन से इंस्पिरेशन ली गई, जिससे काल्पनिक या फिर फिक्शनल होने के बाद भी अभिनेता रामचरण ने अपने अभिनय से जीवंत करके दिखाया। वर्ष 1974 में तेलुगु सुपरस्टार कृष्णा की आई हुई मूवी जिसमें उन्होंने अलूरी का ही किरदार निभाया था, वो भी उदाहरण है इस बात का। और बिल्कुल उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के आवरण करने से भी पहले मूर्ति 2019 में आंध्र सरकार ने अपने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम अलूरी सीतारामा राजू के नाम पर रखा, और ये एक बड़ी बात है। जुलाई 4 जिस दिन अमेरिका अपनी स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करता है और जिस दिन हमारे देश ने स्वामी विवेकानंद को हमेशा के लिए खो दिया, उसी दिन 1897 में अलूरी रामा राजू का जन्म हुआ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। और कितनी यूनिक बात है, ये वही साल है जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ था। पिता वेंकटा रामा राजू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे और छोटी सी फोटो स्टूडियो की दुकान थी राजमुंड्री में। पिता काफी ज्यादा स्वाभिमानी और देश की स्वतंत्रता के लिए प्यार रखने वाले इंसान थे, और इसीलिए उनके फोटो स्टूडियो में उस वक्त के सभी प्रभावशाली भारतीय लीडर्स की तस्वीर लगी हुई थी। अलूरी के पिता की एक घटना से उनके बारे में काफी ज्यादा समझा जा सकता है। एक बार छोटे से रामा राजू सैल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे यूरोपियंस को, जो कि एक रिवाज था उस वक्त। मतलब एक तरह से एक्नॉलेजमेंट उनकी सुपीरियोरिटी का हम इंडियंस से। हाँ, ये सब दिन भी देखा है हमने। ये देखकर पिता वेंकटा रामा राजू ने कड़ी फटकार लगाई और शायद इसीलिए अलूरी का बचपन एक तय दिशा में आगे बढ़ा। 1906 में जब बिपिन चंद्र पाल राजमुंड्री आए, तब हमारे अलूरी को मौका मिला इतनी कम उम्र में इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व को करीब से देखने का। पर वर्ष 1908 में पिता के देहांत के बाद अलूरी की पढ़ाई पूरी ना हो पाई और मां से कुछ पैसे लेकर वो रोजगार की तलाश में निकल पड़े मात्र 18 वर्ष की आयु में पैदल। और पहुंचते कहां हैं? उस वक्त की रेवोल्यूशनरी और इंटेलेक्चुअल्स की भूमि बंगाल। पर रोजगार या आम जन का जीवन कभी भी तय नहीं था अलूरी का, क्योंकि बंगाल में उनकी भेंट हुई चिटगांव के रेवोल्यूशनरीज और साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्हें हम नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद का जनक या फिर पिता के रूप में जानते हैं, और जिनका प्रभाव अलूरी पर काफी व्यापक रहा। पैदल देश के अलग अलग हिस्से घूमने और तीर्थ स्थल के दर्शन करने के बाद अलूरी पापी के पहाड़ों में गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पास रहने लगे, जो कि एक आदिवासी बहुल स्थान था। अब तक अलूरी काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के करीब जा चुके थे, एस्ट्रोलॉजी, हर्बलिज्म, हस्तरेखा विज्ञान पर उनका ज्ञान और उनका सीधा साधा जीवन काफी ज्यादा प्रभावशाली था वहां के आदिवासियों के लिए। और बहुत ही जल्द ट्राइबल्स उन्हें दैविक शक्ति या फिर मुक्तिदाता की तरह देखने और मानने लगे। अब आता है 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, जो साफ रूप से एक तरीका था मद्रास प्रोविंस की वन संपदा को लूटने का ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे ये कानून ट्राइबल्स के फ्री मूवमेंट को रोकता था, जो कि एक तरीका था उनके एग्रीकल्चर करने की क्षमता को खत्म करने का। तो नतीजा, भूखे ट्राइबल्स के पास चारा बचता था अपमानजनक और कठिन कूली की तरह काम करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रोड्स बनाने में। और ब्रिटिशर्स को क्या मिलता था? चीप लेबर। ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस का यह शोषण ट्राइबल्स पर देखकर अलूरी ने उन्हें ऑर्गेनाइज करना और उन्हें उनके हक के बारे में बताना शुरू कर दिया।
जब ट्राइबल्स की पैतृक संपत्तियों को ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर्स ने जब्त करना शुरू कर दिया, तब विरोधी एकमात्र रास्ता बचा उनके पास इस शोषण को समाप्त करने के लिए, और अलूरी एक स्वाभाविक नेता बनकर उभरे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर्ष 1920 में एक तरीका बना अलूरी और आदिवासियों के लिए विरोध दर्शाने का। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स नहीं जान रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और इसीलिए अलूरी को जीतने के लिए 60 एकड़ भूमि आश्रम के नाम पर और भी दूसरे लालच दिए गए, जिसे अलूरी ने साफ शब्दों में ठुकरा दिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स नहीं जान रहे थे वो ये बात कि अलूरी का यह सभी शांतिपूर्वक विरोध एक तरीका था आर्म्ड रेबेलियन को खड़ा करने का। और अब तक अलूरी और उनके ट्राइबल्स तैयार थे ट्रेडिशनल हथियारों के साथ ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन विरोध के शुरुआत में यह बात समझ में आ गई थी अलूरी को कि ट्रेडिशनल हथियारों के साथ ब्रिटिशर्स के मॉडर्न वेपन का सामना नहीं किया जा सकता, और इस मुश्किल का सबसे सरल तरीका था अंग्रेजों से उनके हथियार ही लूट लो। अगस्त 1922 में 500 से भी ज्यादा संख्या में अलूरी ने हमला किया चिंटापल्ले, कृष्णदेवी पट्टा और राजावंगी के पुलिस स्टेशंस पर, और शुरुआत हुई 1922 के रंपा रेवेलियन की। और जो सबसे खास बात थी इन हमलों की वो थी हर हमले के बाद पुलिस स्टेशंस में डिटेल लिखना हथियारों की लूट का, और दिन और वक्त के साथ। ब्रिटिशर्स ने हर वो तरीका अपनाया शायद जो सोचा भी नहीं जा सकता अलूरी को पकड़ने के लिए। गांव को जलाना, लोगों और कैटल्स को गोली मारना, और तो और रेप करना औरतों का। ग्लोरियस ब्रिटिश एम्पायर। पूरे 2 साल की इस घिनौनी कोशिश के बाद ब्रिटिशर्स ने वीर अलूरी को आखिरकार पकड़ा चिंटापल्ले के जंगलों में, और समरली एक्सिक्यूट किया पेड़ से बांधकर 7 मई 1924 को कयूरू गांव में, ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके सभी रेबल्स के लिए। अलूरी का यह साहस ब्रिटिश साम्राज्य के एट्रोसिटीज के खिलाफ बिना किसी स्टेट पावर के एक ऐसा उदाहरण है जिसे जानने की जरूरत है हम सभी को, जो शायद ना जानते हो इस वीर को। यहां तक कि ब्रिटिश भी एक्नॉलेज करते हैं उन्हें एक पावरफुल टैक्टिशियन के रूप में गुरिल्ला वॉरफेयर का, जिन्हें पकड़ने के लिए उस वक्त के 40 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए थे ब्रिटिश एम्पायर के। ये वीडियो एक कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी जान पाए अलूरी के बारे में, जिनका जीवन ना सिर्फ आंध्रा बल्कि हमारे पूरे देश के लिए मिसाल है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपने थॉट्स और ऐसे हमारे देश के वीरों के बारे में जिन पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। जय हिंद।